वीर कुंवर सिंह। फाइनली बिहार का टच देते हुए वीर कुंवर सिंह के योगदान के संदर्भ विशेष में 1857 की क्रांति के महत्व का मूल्यांकन करें। In context of the contribution of Veer Kumar Singh, finally you have to evaluate the importance, significance of revolt of 1857. ये एक वैल्यू एडिशन रहेगा। कारण पर मैं बातचीत करता हूं और फिर मैं नेक्स्ट चीजों पर आऊंगा। जैसे अब हमारा हेडिंग हो जाएगा कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। सबसे पहले हम लोग इसको देख लें, कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के कारण तो हमने क्या कहा था, इसको सामान्य रूप में समझना है आपको। दैट मीन्स सबसे पहले जब भी आप बातचीत करेंगे तो इकोनॉमिक कॉजेज की बातचीत करेंगे। कल भी हमने आपसे कहा था कि सबसे पहले आर्थिक कारणों की चर्चा करें। आर्थिक कारणों में द्वैध शासन का प्रतिकूल प्रभाव, सबसे पहले अगेंस्ट इंपैक्ट ऑफ ड्यूअल रूल। नेक्स्ट जमींदारी व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव, अगेंस्ट इंपैक्ट ऑफ जमींदारी सिस्टम। कल हमने बात किया था, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा। यह है हमारी जमीन, हमारी पहचान का कारण है। यह हमारी पहचान है जमीन, यह हमारा अस्तित्व है। लैंड कंसीडर्ड एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन। Indians considered land as existence and identification। जमीन से बड़ा गहरा जुड़ाव है हमारा। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था गांवों की अर्थव्यवस्था है, 18वीं शताब्दी के संदर्भ विशेष में मैं बातचीत कर रहा हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और कृषि के लिए जमीन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और प्राचीन और मध्यकाल में, प्राचीन काल में तो जमीन को हम सामूहिक मानते थे, कलेक्टिव मानते थे। जमीन पर किसी का अधिकार नहीं होता, जमीन पर सामूहिक अधिकार होता है, कलेक्टिव राइट होता है। अर्थात जमीन को हम सामूहिक संसाधन मानते हैं। अगर हम प्राचीन काल की बात कहें तो राज्य यहां पर है, स्टेट है, और चूंकि राज्य हमें सुरक्षा प्रदान करता है बाह्य आक्रमणों से, इसीलिए राज्य को कर लेने का अधिकार है।
चूंकि राज्य हमें सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए उसके बदले में वह टैक्स लेता है और हम टैक्स देते हैं। लेकिन टैक्स कितना होता है? 1/6%। एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में एक बड़ा अच्छा संदर्भ है। चूंकि आप जानते हैं कि हमने अपना इतिहास कैसे लिखा है, कहानियों के रूप में लिखा है, पुराणों के रूप में लिखा है, साहित्य के रूप में लिखा है। तो एक वाकया है ऐसा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कि राजा ने एक जमीन का जो टुकड़ा है वह ब्राह्मणों को दान दे दिया। तो जमीन ने उलाहना देते हुए राजा को कहा, जमीन ने उलाहना देते हुए राजा से यह कहा कि मैं दान होने से इनकार करती हूं। जब ध्यान दीजिएगा, जमीन को हम क्या समझते हैं? मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। जर्मनी में होता तो मैं फादरलैंड का कॉन्सेप्ट मानता और मैं पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करता। तो जमीन ने राजा से यह कहा कि मैं दान होने से इनकार करती हूं। राजा ने पूछा क्यों? उसने कहा, मैं तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो हूं नहीं, तुमने मुझे क्या अपनी वाइफ समझ रखा है कि तुम जिसको मन होगा वो दे दोगे मुझे? आई एम नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कलेक्टिव राइट है जमीन पर। मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूं। महाभारत के कथा को याद कीजिए, जब हारते हारते जो हैं अंतिम में पांडव अपनी वाइफ को भी हार गए थे। तो इसलिए अगर कोई लेडीज हो, नारी आंदोलनवादी हो, तो हमारी बातों को बुरा नहीं मानेंगे। हम रेफरेंस में बातचीत कर रहे हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट नहीं है, मैं सिर्फ संदर्भ दे रहा हूं। अर्थात मैं सिर्फ यह बतलाना चाह रहा हूं कि लैंड कंसीडर्ड एज कलेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, लोगों का सामूहिक अधिकार था। और भाई साहब, संथाल विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि संथालों में भी सामूहिक खेती की प्रथा थी। मुंडा विद्रोह का मूल कारण क्या है? क्योंकि मुंडा विद्रोह में भी सामूहिक खेती की प्रणाली थी। और जो ये जमींदारी व्यवस्था आई, इसने क्या कर दिया? इसने व्यक्ति को इकाई माना, समूह को इकाई नहीं माना। हमेशा समझिएगा, खास करके आप लॉयर हैं, आप समझिएगा मेरी बात को। इंडियन और वेस्टर्न सोसाइटी में अंतर क्या है? वो व्यक्ति को मूल इकाई मानते हैं, हम समाज को मूल इकाई मानते हैं। हमारे लिए समूह अधिक महत्वपूर्ण है, समाज अधिक महत्वपूर्ण है, व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। इंडिविजुअल इज पार्ट ऑफ सोसाइटी, नॉट इंपॉर्टेंट इनफ। बट डेमोक्रेसी या मॉडर्न सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत ही इंडिविजुअलिज्म से होती है, व्यक्तिवाद से होती है। तो वो उस सिस्टम को फॉलो करते थे, तो वो इंडिविजुअल सिस्टम को लाते हैं। अब जमींदारी सिस्टम में क्या है कि सीधे सीधे यह व्यवस्था बदल गई। देखिए, 1/6% टैक्स हुआ करता था, अर्थात टोटल प्रोड्यूस का लगभग 15 to 16%, मतलब 85% लगभग इनके पास है। ये खुशहाल होंगे, ये प्रोस्पेरस होंगे। मैक्सिमम लिया गया तो कितना लिया गया? 1/4%। मैक्सिमम लिया गया तो 1/4%, अर्थात कितना लिया गया तो 25%। मेडिवल पीरियड में आते हैं, सिर्फ एक चेंजेज हुआ, या तो यहां पर इक्तादार आ गए या मनसबदार आ गए। और राज्य ने इनको कहा कि आप लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट कीजिए
और जो भी आपका खर्च होता है उसको काट करके बाकी टैक्स जमा करवा दीजिए। मतलब इनका लैंड पर राइट नहीं था, चाहे इक्तादार हो चाहे मनसबदार हो। अच्छा, टैक्स भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, 1/4 जनरली रहा, 1/3 जनरली रहा, मैक्सिमम 1/2% चला गया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। मतलब इन जनरल 1/3 रहा, मतलब मैक्सिमम कितना, 33%। जमीन का वास्तविक मालिक कौन रहा, किसान। लेकिन जमींदारी व्यवस्था ने क्या किया, किसानों को उसकी जमीन से बेदखल कर दिया। नाउ जमींदार कंसीडर्ड एज ओनर ऑफ द लैंड एंड पीजेंट कंसीडर्ड मेयर टेनेंट ऑफ द लैंड। अर्थात जमींदार अब भूमि के मालिक हो गए और किसान अब भूमि के किराएदार हो गए। जब तक किराया देते रहेंगे तब तक नेहरू विहार के 10x10 के कमरे में रहते रहेंगे। जिस दिन किराया नहीं देंगे उस दिन जो है वो बाहर कर देंगे आपको। किराएदार का कोई अधिकार होता है क्या मकान पर? हम लोग यहां पर किराएदार है ना, किराएदार का कोई अधिकार नहीं। जब तक किराया देंगे तब तक देंगे। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात थी, आपने इस बात को नोटिस नहीं किया। एंशिएंट पीरियड में और इवन मेडिएवल पीरियड में जो टैक्स लिया जाता था वह कैश फॉर्म में नहीं लिया जाता था, वह फिजिकल फॉर्म में लिया जाता था। आपने जितना प्रोड्यूस किया उतना, उसका इतना % आप हमें फिजिकली फसल के रूप में, अनाज के रूप में दे दीजिए। अर्थात यह कि प्रोडक्शन हुआ तो दीजिए, नहीं हुआ तो मत दीजिए। मान लीजिए कि बाढ़ आ गया, सूखा रह गया, प्रोडक्शन अगर प्रभावित हुआ है तो जितना हुआ उसी में से हमारा हिस्सा है, ये टोटल प्रोड्यूस में से हिस्सा है। लेकिन जमींदारी व्यवस्था में क्या हुआ, अब भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू नगद रूप में देना है, इन कैश देना है। प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ परमानेंट सेटलमेंट है, यह अस्थाई बंदोबस्त है। ये उत्पादन हो नहीं हो आपको इतना देना है। इसका मतलब क्या हुआ, जमींदारी व्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव क्यों? क्योंकि जमींदारी व्यवस्था की विशेषताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में सेठ साहूकारों की भूमिका को बढ़ा दिया। अर्थात ये किसान जो हैं अब ऋण बोझ से दबते चले जाएंगे, और एक दिन जो ये किसान हैं, मुस्कुराते हुए जो किसान हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में सेठ साहूकारों की भूमिका स्थापित हो गई है। रोल ऑफ लोकल मनी लेंडर्स एस्टेब्लिश्ड इन एग्रीकल्चर। मेरे कहने का मतलब यह है, शायद आप समझ पाए हों, कि कंप्लीट एग्रेरियन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड। जमींदारी व्यवस्था के कारण से और सेठ साहूकारों की भूमिका के कारण से संपूर्ण कृषि संरचना नष्ट हो गई। जो हमारी पहले की संरचना थी वो नष्ट हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा भी ध्यान इधर उधर करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम, होल एग्रेरियन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड। जमींदारी व्यवस्था के कारण संपूर्ण कृषक संरचना नष्ट हो गई। क्लियर है मेरी बात? अब इसी आर्थिक व्यवस्था में, इसी आर्थिक कारण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के करों का लगाया जाना, उत्पाद कर, बिक्री कर, टोल टैक्स, many taxes imposed like excise duty, like sale tax, like toll tax.
मतलब करों का और भी बोझ बढ़ा। इन सभी चीजों से अंततः हुआ क्या? तो कहते हैं कि किसान ऋणग्रस्त होते चले गए। इसको कहते हैं इंडेप्टेडनेस ऑफ पीजेंट, किसानों की ऋणग्रस्तता। और एक दिन ये किसान अपनी ऋणग्रस्तता के कारण अपनी भूमि पर से अपना अधिकार खो बैठता है और क्या बन जाता है? मेयर लेबर। तो किसानों की ऋणग्रस्तता के कारण, इंडेप्टेडनेस के कारण फाइनली पीजेंट बिकेम लेबर। किसानों की ऋणग्रस्तता के कारण किसान मजदूर बनकर रह गया। क्यों रह गया मजदूर बनकर? क्योंकि अब इनकी भूमि छिन चुकी है। तो सबसे जो बड़ा कॉज है वो इकोनॉमिक कॉजेज ही लिखना है। सारे रिवोल्ट का जो सबसे फर्स्ट कॉजेज है वो इकोनॉमिक कॉजेज है। एक बात को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, तो समझिएगा। ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, समझिएगा थोड़ा। ये है जमींदार और ये है पीजेंट। ये जो जमींदार था ये लोकल था पहले। थोड़ा बस समझिएगा, एक बात को समझना है, एक्सप्लॉयटेशन को समझना है आपको। इस पीजेंट का नाम है कालीचरण और इस जमींदार का नाम जो है वह अमरेंद्र प्रताप बाहुबली है। अमरेंद्र बाहुबली है। तो अमरेंद्र बाहुबली बहुत दिनों से यहां पर रह रहा है, जमींदार है, वह कालीचरण को जानता है, बड़ा अच्छा रिलेशंस है। यह जानता है कि कालीचरण के बेटी की शादी है इस बार, तो वह लगान नहीं दे पाएगा। तो अमरेंद्र क्या करता है कि किसी तरह से मैनेज करके ट्राई करता है कि यहां तक दे दे, लेकिन एक बार जो है अमरेंद्र फेल हो गया, नहीं दे पाया। चूंकि पीजेंट्स ने नहीं दिया और ये जानता है गांव में रहना है उसको, उसे पता है कि इसको रियल प्रॉब्लम है, नहीं दे सकता है। रहना तो इनको इनके साथ नहीं है ना, इनके साथ है ना। तो फाइनली क्या करेगा कि नहीं दे पाएगा तो इसकी जो जमींदारी है वो सीज्ड हो जाएगी और इस जमींदारी का ऑक्शन किया जाएगा। ऑक्शन समझते हैं ना? नीलामी। नीलामी किया गया। तो दिल्ली शहर में एक निराला जी रह रहे हैं, यहां पर बैठे हुए। ये दिल्ली शहर में रहते हैं, ये गांव में इनका रहना है नहीं। ये पहले व्यापारी थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के कारण अब व्यापार में इनके लिए कुछ रहा नहीं, इसीलिए ये अपने धन का निवेश करना चाहते हैं। कहां पर? इस जमींदारी, इस ऑक्शन को ये परचेज कर रहे थे। रहते हैं ये दिल्ली में और ये बिहार के आरा की जमींदारी इनको प्राप्त हो जाती है ऑक्शन के थ्रू। लेकिन ये जाएंगे नहीं वहां पर। ये क्या करेंगे? एजेंट 1, एजेंट 2, एजेंट 3 के माध्यम से जमींदारी को वसूल करने का प्रयास करेंगे। इसको कहते हैं लैंडलॉर्ड एब्सेंटिज्म, अर्थात अनुपस्थित जमींदारी प्रथा। अर्थात बहुत जल्दी ही ये जो जमींदारी व्यवस्था है यह एब्सेंटिज्म लैंडलॉर्ड का प्रॉब्लम बन गया। अर्थात एक ऐसे जमींदार के हाथ में जमींदारी मिली है जो गांव में रहता नहीं है, अर्थात गांव से अनुपस्थित रहता है। उसे नहीं मालूम कि कालीचरण की क्या प्रॉब्लम है, उसे तो बस रेवेन्यू चाहिए तो चाहिए। और ये जो कई सारे जो लेवल्स हो जाएंगे जमींदार और किसान के बीच में, अर्थात एजेंट के माध्यम से आप उसको वसूल करेंगे, ये सारे के सारे लेवल जो हैं ये शोषण के बढ़ते हुए लेवल से हैं।
जो लगातार बढ़ते रहे, अर्थात एक्सप्लॉयटेशन लगातार बढ़ता रहा। जमींदारी व्यवस्था का यह अर्थ मत समझिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त का मतलब है कि सब कुछ अस्थाई है। अस्थाई कुछ भी नहीं, किसानों के लिए सब कुछ अस्थाई है। अस्थाई सिर्फ अंग्रेजों के लिए है उनका इनकम, हमारे लिए कुछ भी अस्थाई नहीं था। जितने लोग इसमें आते चले जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे, जितने एजेंट इसमें आएंगे, इसको कहते हैं भूमि के उपविभाजन की प्रक्रिया। अर्थात भूमि जो है अर्थात क्लासिफाइड हो रहा है, अर्थात जमींदार और किसान के बीच में कई लोग आ गए हैं। और ये लोग कौन है? बिचौलिया हैं, इमीडिएटरीज हैं। और जमींदारी व्यवस्था ने इसी बिचौलियों की भूमिका को स्थापित किया है और यही किसानों का शोषण है। और प्रत्येक विद्रोह का मूलभूत कारण उसके अंग्रेजों की आर्थिक व्यवस्था में देखी जा सकती है। बस समझने के लिए हमने आपको थोड़ा सा पॉइंट्स, थोड़ा सा हमने डीपनिंग आपका कर दिया ताकि आपके एनालिसिस को एक धार दिया जा सके। कुछ धार मिला या नहीं मिला, या थोड़ा और कुंद हो गया? कैसी स्थिति है आपकी? सहज है या असहज है? कुछ धार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? यह विश्लेषणात्मक धार है। इतिहास जो है वह विश्लेषण की विषय वस्तु है, और ऐसे विषय वस्तु को, ऐसे धार को देने में आपको वेट नहीं करना चाहिए। तैयारी करने में जैसे आप अभी थोड़ा सा क्या हुआ है कि अभी थोड़ा सा जब तक रिजल्ट नहीं आया है, एक जील नहीं आ रहा है अंदर से उत्साह नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। थोड़ा रिजल्ट आ जाता तो थोड़ा मजा आता प्रिपरेशन करने में। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरा मैसेज क्या है आपको? रिजल्ट आए तो भी, रिजल्ट नहीं आए तो भी, आपका सिलेक्शन होता हो इस बार तो भी, नहीं होता है तो भी, मेंस को प्रिपेयर करो। इस बार नहीं तो अगली बार जरूर होगा। यदि प्रीलिम्स का वेट करते रह जाओगे रिजल्ट का और फिर 65th के प्रीलिम्स में लग जाओगे, तो प्रीलिम्स एक ऐसा साइकिल है बेटा कि यह कभी खत्म नहीं होता है। आप बस देते रहते हो, आपके अंदर तमगे लगते रहते हैं। हाँ, इतना प्रीलिम्स दिया है भाई साहब ने। जिस दिन ठान लोगे कि हमें मेंस प्रीलिम्स होता है या नहीं होता है, मैं मेंस दूंगा सबके साथ, और मेंस को प्रिपेयर करो। जिस दिन मेंस प्रिपेयर हो गया उस दिन प्रीलिम्स किसी का रुकता नहीं है। और खास करके बिहार जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में जब से ई ऑप्शन आया है, तब से कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट और एनालिसिस के कारण से कम 10 प्रश्न आप अधिक कर सकते हैं और 10 क्रम नीचे चले जाते हैं। मतलब आप बॉर्डर लाइन पर आ गए। अब मान लीजिए कि इधर बॉर्डर पर आएंगे तो क्या होगा? शिकार होने की संभावना अधिक रहेगी। मतलब लगेगा कि चलो 90 से लेकर के 94 इस बार जा सकता है, और आप इसी बीच में हैं। शिकार होने की संभावना प्रबल है। लेकिन मान लीजिए कि आप 100+ पे चले गए, सेफ जोन में चले गए हैं आप। लेकिन 100+ में जाएगा कौन? वही जिसका मेंस बहुत अच्छा होगा, जिसका एनालिसिस बहुत अच्छा होगा। जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा उसका भी आंसर वो कर सकता है अपने कॉन्सेप्ट से, अपने एनालिसिस से, कि यही होगा सही तो यही होगा। देयर इज नो कंफ्यूजन कि ई होगा नहीं। मेरी बात आ रही है समझ में? नहीं तो पता चलेगा आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि किताब में तो पढ़े थे लाल किला से पालम तक, यहां दे दिया चांदनी चौक से पालम तक, तो भैया ई होगा या बी होगा? कंफ्यूजन कंटिन्यूड, कंफ्यूजन कंटिन्यूड। अच्छा, इसका जब तक बिहार पीसीएस उत्तर नहीं दे देता, वो भी रिवाइज्ड, तब तक आप इसका क्या उत्तर मानेंगे? आप सिर्फ विवाद करते रहिए। बिहार अपना एक उत्तर मान लेगा, बस आपका खेल वहीं पर खत्म हो गया।
लेकिन जिसके पास कॉन्सेप्ट है वो इसका सही सही उत्तर दे सकता है। बीपीएससी उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। नाइनटीन 87 में रिपोर्ट सबमिट कर दिया उसने, सब किताब यही लिख रहा है, उत्तर क्या होगा? जैसे सोचते हैं पता चलता है अंदर धक 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 बढ़ने लगता है। सेलेक्ट होंगे या बाहर जाएंगे, सेलेक्ट होंगे या बाहर जाएंगे। बत्ती बुझ रही है, बत्ती जल रही है। जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा इसी मानसिक स्थिति से, इसी वेदना से आप गुजरते रहेंगे। इस वेदना को समाप्त करना है तो एक दिन ठान लीजिए कि हमारा इस बार होता है या नहीं होता है। 65 तो होगा, क्योंकि मैं मेंस को प्रिपेयर करके जाऊंगा और बीपीएससी को पीटी में नहीं मेंस में भी फाड़ के आऊंगा, और इंटरव्यू में तो बिल्कुल फाड़ के आऊंगा। इंटरव्यू में उनके क्वेश्चन पूछने का दायरा इतना लिमिटेड होता है, इतना लिमिटेड होता है कि जो लोग इंटरव्यू दे के आते हैं वो कहते हैं कि हाँ सर इतना बताया था, यही से यही सब पूछा है। ज्यादा स्कोप नहीं है इंटरव्यू में, ज्यादा स्कोप है प्रीलिम्स में, और सबसे ज्यादा स्कोप प्रीलिम्स में है। मेंस में जाएंगे फिर स्कोप कम हो जाएगा, इंटरव्यू में जाएंगे स्कोप बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपका बायोडाटा। क्या पूछ सकते हो भाई? 10 चीज है मेरे बायोडाटा से, जो पूछना है पूछो, मैं प्रिपेयर करके आया हूं। लेकिन जब मेंस में जाएंगे तो वो 10-100 बन जाएगा, और जब प्रीलिम्स में जाएंगे तो वो 100 सीधे सीधे 1 लाख बन जाएगा। कुछ भूलेंगे, कुछ याद रहेगा, हमेशा कंफ्यूजन चलता रहेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा जो है, जब आप तैयारी करते हो तो उस समय एनालिसिस पे फोकस करो, फैक्ट एंड फिगर्स पे फोकस नहीं, एनालिसिस पे फोकस करो। और यदि ये एनालिसिस ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, तो प्रीलिम्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ये सब बातें बीपीएससी तो खैर छोड़ दीजिए, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं ऑफिशियली। यूपीएससी तक में भी दिक्कत नहीं होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने का मतलब है 3 महीने की तैयारी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सब कुछ। प्रीलिम्स जो है, कोई भी प्रीलिम्स 2 से 3 महीने से अधिक का नहीं होता। लेकिन मेंस हो सकता है कि आप साल साल भर पढ़ने के बावजूद भी मेंस ना निकले आपका। तो जो कठिनाई का जो लेवल है उसके आधार पर बात करो। जिसका मेंस क्लियर है उसका प्रीलिम्स कभी रुकता नहीं है। इसलिए हमेशा जो है मेंस को फोकस करना, कभी प्रीलिम्स को फोकस करके तैयारी नहीं की। रिजल्ट होगा तो मेंस पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे, तो फिर से अच्छा है पीटी की तैयारी शुरू कर दो। इसलिए मेरा सुझाव यह है, और मैं ऐसे सारे लोगों को वेलकम करता हूं कि भाई रिजल्ट नहीं भी आया और हमने एग्जामिनेशन के 10 ही दिन के बाद जो है हमने शुरू किया, और देखिए कि हमने एक सेक्शन को पूरा कर लिया है, बहुत अच्छे से पूरा कर लिया है, पॉलिटी वाले सेक्शन को। मतलब जिनका मेंस हो जाएगा उनका एक सेक्शन पॉलिटी का मतलब है कि 2 सेक्शन कंप्लीट है, क्योंकि करंट इश्यूज का भी सेक्शन है एक, जिसमें पॉलिटी से रिलेट करके क्वेश्चन आएगा। ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, मतलब आप कंफर्ट जोन में है। तो जो प्रीलिम्स के रिजल्ट के पहले तैयारी शुरू करेंगे उनको हमेशा एक एज मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा तो बेमन से या अधूरे मन से या पूरे मन से तैयारी शुरू करना पड़ेगा, और तब सब कुछ छूटता हुआ सा प्रतीत होता है। जैसे ट्रेन में बैठेंगे तो आपको सब कुछ छूटता हुआ सा प्रतीत नहीं होता है। मतलब समझिए ये कि मेंस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, 100-150 की स्पीड में चल रहा है, सब कुछ छूटता हुआ सा नजर आ रहा है। और इसी मनोदशा में जब जाकर के आप मेंस लिखेंगे तो आपकी स्थिति भी यही होगा, सब कुछ छूटता छूटता पता चलेगा आप खुद ही छूट गए हैं। मतलब जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें आप नहीं थे। तो इतनी सारी नहीं, एक ठोस, एक प्रशासक की विशेषता क्या होती है, वो ठोस होता है, एक निर्णय निर्धारण करता है। निर्णय निर्धारण में कोई किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो निर्णय लिया, गलत है तो भी, सही है तो भी। कहते हैं कि कोई भी निर्णय गलत नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन यू टू मेक इट राइट और रॉन्ग। मान लीजिए कि आपने सिविल सेवा को अपना, अब मान लीजिए ये इंजीनियर है,
अच्छा खासा 60-70 हजार का जॉब छोड़ करके सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर करने के लिए आए। इनके सारे दोस्त, इनके सारे घर वाले बोल रहे हैं, निराला बहुत गलत काम कर लिया तुमने, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी नहीं मारी, तुम तो कुल्हाड़ी पे ही जाके चढ़ गए हो, बहुत बुरा किया है। बट निराला ने हर बात को इग्नोर करते हुए बिल्कुल तैयारी को जारी रखा और पता चला एक दिन ये तैयार हो गए। अब जो दूसरे इंजीनियर हैं जो 50-60 हजार में हिलडुल रहे हैं इधर से उधर, कभी इस कंपनी में ठोकर खाते हैं, कभी उस कंपनी में ठोकर खाते हैं, उनको लगता है निराला का डिसीजन बिल्कुल सही था, हम भी शायद ऐसा करते काश। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने निर्णय को सही या गलत सिद्ध करें। इसलिए ठोस बनिए। मन मस्तिष्क का पूरा गेम है, पूरा का पूरा मनोविज्ञान का गेम है, और इसके लिए जो है आपको थोड़ा ठोस बनना पड़ेगा। खैर, इकोनॉमिक कॉजेज के बाद जो सेकंड कॉज लिखेंगे, ऑलवेज सोशियो कल्चरल रिलीजियस कॉज को लिखेंगे। अर्थात सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कारण। मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा विश्लेषित करने की आवश्यकता है। और सबसे लास्ट में यहां पर आप लिखेंगे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। राजनीतिक प्रशासनिक कारण। ये सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कारण है। सिर्फ एक बात को ध्यान में रखिएगा, इसको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बात को ध्यान में रखिएगा, 1813 का अधिनियम जैसे ही आया, विद्रोह पहले भी होते थे, आर्थिक कारणों को लेकर होते थे, लेकिन अब विद्रोह की तीव्रता बढ़ गई। 1813 से लेकर के 1857 तक की स्थिति में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। उसके लिए जिम्मेदार 1813 का अधिनियम है। बताइए, 1813 के अधिनियम में ऐसी क्या बात है जिसके कारण विद्रोहों की तीव्रता बढ़ जाएगी? बिल्कुल सही हैं आप, थोड़ा और ट्रैक पर आइए। मूलभूत बात क्या थी 1813 के अधिनियम में? जातीय चिन्ह लगाने हैं? सर, वो जातीय चिन्ह वगैरह जो भी लगाते थे उसको बैन कर दिया। मैं अधिनियम की बात कर रहा हूं। आप बिल्कुल, आप भी सही हैं। एजुकेशन इंग्लिश क्यों लाया इंग्लिश एजुकेशन? क्यों आया क्रिश्चियन मिशनरीज? क्यों उन्होंने सोशियो रिलीजियस और कल्चरल रिफॉर्म शुरू किए? सोचो तो सही, नहीं सोच पाते हो, यही तो दिक्कत है। लैंडलॉर्ड जमींदार में जो अब सुनो मेरी बात, 1770s to 1815 ब्रिटेन पूर्णतः औद्योगिकीकृत बन गया। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी दोस्तों, और अब ब्रिटेन खुद ही विनिर्मित वस्तुओं का बहुत बड़ा उत्पादक बन चुका था। 1813 के पहले ब्रिटेन के व्यापारी भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए भारत आते थे। याद करना जरा, 1813 के पहले ब्रिटेन या यूरोप के व्यापारी भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए यहां पर आते थे।